नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक संयोजक आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है, क्रांतिकारी सलाम करता है। सभी साथियों को पता है कि हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो जितने साथी हैं जो नव चयनित होकर आए हैं उनके लिए जो संघर्ष चल रहा है वो लगातार जारी है और हमारी एएनएम बहनों को भी नियुक्ति दिलवाने के लिए जो भागदौड़ चल रही है वो हम पूरे प्रयास सब तरीके से कर रहे हैं। आप सभी को पता है इस बात का, क्योंकि आपने प्रयास देखे भी होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई कि पिछले एक महीने में से केवल 8 से 9 दिन ही जो है ये मान लीजिए वर्किंग डेज रहे होंगे, 8 से 9 दिन केवल। और पिछला एक महीना पिछले 2 महीने देखोगे तो टोटल मिला के आप 20-25 दिन जो है वर्किंग रहे होंगे। 20 लास्ट दिन है जिसमें डिपार्टमेंट के पास अकेला सीएचओ का और एएनएम का इनकी ज्वाइनिंग देने का तो काम है नहीं, जाने कितने काम है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय वर्ष का जो आखिरी 31 मार्च था और बजट की पेंडेंसी थी, भारत सरकार से एक मुफ्त बजट आया था, एक इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, वो भी अब पूरी आ चुकी है। साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है राजस्थान सरकार की तरफ से, जो यहाँ से जो है अपना जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा सिस्टम बना के नहीं भेजते और फिर वो भारत सरकार से जो उसका अगला जो 60-40 के हिसाब से जो शेयर लेना होता है वो मिल नहीं पाता है, तो बड़ी समस्या ये आती है। तो अब बजट का इशू काफ़ी हद तक जो सीएचओ के लिए क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सभी साथी लोग जो हैं उनकी जो ब्रिज कोर्स शुरू करवाने की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, 3200 से 3300 यानी 3400 के बीच जो साथी लोग हैं उनको ब्रिज कोर्स अभी करवाने की बात थी और पहले जो आंकड़ा था वो 1700 से 1800 के करीब था साथी। तो ऐसा बता देना चाहता हूँ, आज सैटरडे है, अभी मैं एमडी मैडम से भी थोड़ी चलते में मुलाकात हुई थी और जो है आज सभी देखिए आप पूरा एक बार दिखा दीजिए, पूरा जो है सभी आज गाड़ियाँ वगैरह सब, आज सैटरडे का दिन है। फ़ोन लेने में आज मैं आपको बता दूं, आप खुद देख लीजिए, आप कहेंगे कि सैटरडे 4:50 का टाइम है और सैटरडे का दिन है आज, आप फ़ोन में देख लीजिए। और वो पीछे देखिए कितनी सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, यहाँ भी सारा स्टाफ अभी निकला है, अभी 4 बज चुके हैं शाम के, लगभग शायद 4:30 ही बज गए हैं, 4:30 बज गए, 5 बजने वाले हैं साथियों। तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ियाँ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है कर्मचारी आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं साथियों। ऐसे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि सवाल ज़्यादा उठाते हैं, टांग ज़्यादा खींचते हैं, उनको क्या है हर चीज़ अब आजकल प्रूफ देनी पड़ रही है। नहीं तो मैं कभी अधिकारियों के साथ फोटो भी नहीं डालता था, अब डालनी पड़ती है क्योंकि बताना पड़ता है कि हाँ हम मिल के आए। संघर्ष दिखता नहीं है ना, आपको दिखाना जरूरी है भैया। दिक्कत यह है कि जो लोग जिनको आप वोट देते हो ना, उनसे तो आप कोई सवाल नहीं करोगे, विधायक जी से आप कोई सवाल नहीं करोगे, मंत्री जी से आप कोई सवाल नहीं करोगे, आप अपने सांसद से कोई सवाल नहीं करोगे, आप अपने सरपंच से कोई सवाल नहीं करोगे, आप अपने पार्षद से कोई सवाल नहीं करोगे, अपने चेयरमैन से कोई सवाल नहीं करोगे, जिला प्रमुख से सवाल नहीं करोगे, प्रधान से कोई सवाल नहीं करोगे। आपके पास सवाल करने के लिए सिर्फ भरत बेनीवाल जैसा भाई दिखता है जो तुम्हारे लिए सड़कों पे संघर्ष करता है और ये झूठी फैन फॉलो, और जो आपका भाई है वो आपके लिए इसी तरह से बिना कहे संघर्ष करता रहता है। और आपके फोन कॉल्स आते हैं तो मुझे दुख होता है, मैं परेशान हो जाता हूं कि मेरे भाई परेशान है, मैं उनकी मदद करूं। खास करके सीएचओ को तो मैंने क्या गोद लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। साथियों, आपने देखा होगा जिस दिन से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हमारे जो है सरकारी कर्मचारी बने हैं, उस दिन के बाद सिंगल जो नेता भी होते हैं तो वो भी 1000 बार सोच के यहाँ एनएचएम एमडी मैडम से या पीडी से मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पता है कि 2 मिनट में जो है नाम नोट करके किसी को कहीं ट्रांसफर होगा और किसी की सस्पेंशन हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। भरत बेनीवाल का तो कोई माइकल लाल सस्पेंशन कर भी नहीं सकता, क्योंकि भरत बेनीवाल जो है नौकरी नहीं, अपना बिजनेस करता है, अपनी लीडरशिप भी करता है, सारे काम करता है। लेकिन साथियों, हम फेयर व्यक्ति रह गए तो डंके की चोट पे सबके लिए लड़ते आए हैं। अगर कुछ लोगों में 2-4 लोगों में 100 में से 99.99% तो हमारे साथ है, लेकिन 0.1% जो है उनको कुछ कीड़ा रहता है। उन कीड़े वालों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी अपनी एसीओ से, पंखों से, कूलरों से वहां से निकल के आओ, 45 डिग्री टेम्परेचर पर आके हम सब लोगों के साथ मेहनत करके दिखाओ। रोज फोटो आ रही है, सुबह फोटो आती है अधिकारी के साथ, 3 विभाग जिनसे आज ब्रिज कोर्स करवाने के लिए भागना पड़ रहा है। एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, जयपुर के उस कोने में पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके जाओ, एक टोंक रोड पे उस लास्ट कोने में प्रताप नगर में आरयूएचएस है और राजमेश हेल्थ एजुकेशन के ऑफिस में, आपको पता है। तो ट्रांसपोर्ट नगर, इधर प्रताप नगर और इधर ये आरएनसी, ऐसे करके चारों तरफ मिला मिलू के इतना भयंकर भागदौड़, सचिवालय, स्वास्थ्य भवन, यहाँ से वहाँ एनएचएम जो है लगातार संघर्ष करते रहते हैं, सभी युवाओं के लिए अधिकारियों से मिलते रहते हैं, वो संघर्ष नहीं दिखता। 1 सेकंड में एक छोटा सा 2 कोडी का कमेंट करके एक 2 कोडी का आदमी आप लोगों को भ्रमित कर देता है, तब हमें दुख होता है साथियों।
तब हमें दुख होता है। और सीएचओ को, जो नए सीएचओ आए हैं, उनको जो है सब जुड़ गए हमसे, सब जुड़ गए, लेकिन कुछ एक को ये दिक्कत है कि कैसे जुड़ जाते हैं ये लोग। भैया काम करना पड़ता है, आप लोग भी काम करो ना, कौन मना कर रहा है आपको। पर नेतागिरी करनी है तो सरपंच विधायक इनके चुनाव लड़ो। आप लोगों को क्या है, कर्मचारी भी बनना है, नेता भी बनना है। तो ये चीज तो आज तक पहले भी खूब कर्मचारी संगठन बन गए, नर्सिंग एसोसिएशन में तो 15-15 संगठन बने हुए हैं, मेडिकल एसोसिएशन में भी खूब बने हुए हैं। पहली बार एक नर्सिंग का जो रह के डिपार्टमेंट का व्यक्ति रह के, और आज एमओ की भर्तियां भी हम कराते हैं, आरएस से जुड़ी हुई भर्तियों में भी खूब वो करते हैं। तो साथियों, सब अब इतना विश्वास करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमने लगातार धरातल पे काम किया। आज आईएएस आईपीएस हमारी बात मानते हैं, हम हमारे साथ वार्ता करते हैं, क्योंकि हमने दम दिखाया है। ये पूरा स्वास्थ्य भवन यहाँ ताले लगाकर जाम किए हैं। आप सोशल मीडिया खोलना और पीछे का देखना, पूरा इतिहास खोल के एक बार देखना कि किस व्यक्ति ने लिखित परीक्षा के लिए डंके की चोट में लड़ाई लड़ी, और आज कोर्ट में भी हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, साथ में न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, और वो जीतने भी वाले हैं। अंतिम चरण पे वो लड़ाई है भी। तो साथियों, अब मैं आपसे मुख्य रूप से जो बिंदुओं पे चर्चा करनी थी वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे मुख्य जो है, अभी ब्रिज कोर्स की जो है मामला था, ब्रिज कोर्स के अंदर तो ब्रिज कोर्स की बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साथियों कि सबसे बड़े क्या हमारे एजेंडाज थे, जिन एजेंडाज पे बैठक ली गई। 17 तारीख को बैठक हुई। क्यों हुई ये बैठकें शुरू? हमने स्टेप वाइज काम किया, और उस स्टेप वाइज काम का ये नतीजा है कि इस एक महीने के अंदर अंदर इतना काम हो गया कि आज ब्रिज कोर्स स्टार्ट होने की स्थिति में आ गया। पिछली बार हमने 6300 लोगों को ब्रिज कोर्स करवाया, और हमसे अनिल पालीवाल सर उस टाइम पीडी हुआ करते थे, एमडी भी सुधीर शर्मा जी हुआ करते थे उस दौरान भी, उसके बाद जितेंद्र सोनी जी रहे थे, तब भी हम लोगों से हर चीज़ की राय ली गई। इस बार जो अधिकारी हैं वो थोड़ा ढीले रहे, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों ने की भी गलती नहीं मान सकते, क्योंकि एमडी मैडम के हस्बैंड भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे कुछ काफ़ी 15-20 दिन तक, और उनकी सिस्टर भी एडमिट थी, और बड़ी समस्याएं उनको भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आज ये स्थिति जो है। और पीडी तो हमारे बार बार चेंज हो ही रहे थे, आप सभी को पता है। और पीडी सर को जो है थोड़ा ज़्यादा है, ब्रिज कोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ढंग से नॉलेज नहीं हुआ। और जब तक एमडी नहीं रहता है, एक पावर साथ नहीं रहती है, तब तक व्यक्ति हर एक चीज़ पर एक्शन लेने से हिचकिचाता है। तो नीचे के अधिकारी होते हैं कि पहले एमडी मैडम से पूछ के ही ये काम करेंगे। तो साथियों, इस तरह की स्थिति आई, उनकी वजह से ये सारे पूरा कोई अनसेफ्टी फील करता रहा, इस तरह से दिक्कतें आई। तो 3 बैठकें लगातार हुई। एक 17 को हुई। 17 को बैठक होते ही 18 तारीख को एक लेटर वायरल हुआ। दिन में दोपहर में 12 बजे बैठक हुई, और इवनिंग तक वो लेटर बन चुका था। और जितने भी सीएचओ 17 को क्या क्या एजेंडा थे, ब्रिज कोर्स का था, और ब्रिज कोर्स पूर्ण अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का था, और तीसरा एजेंडा था होल्ड का, और चौथा एजेंडा था होल्ड का एजेंडा मुख्य रूप से उसमें नहीं रखा गया था। तीसरा एजेंडा मुख्य रूप से बॉन्ड का रखा गया। क्यों रखा गया? हमने स्टेप वाइज काम किया। शुरू में पिछले महीने में हमने शुरुआत कहाँ से करी? एमएनएचएम एमडी मैडम से मिले, फिर पीडी सर से मिले, लगातार 2-3 बार मिले, फिर हमें कोई ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता दिखा, तो हम एसीएस मैडम गायत्री राठौड़, यानी उनसे ऊपर की जो अधिकारी है, जो एक आईएएस जिसके अंडर में पूरा मेडिकल एंड हेल्थ विभाग आता है, गायत्री राठौड़ मैडम के अंडर में, उनके अंडर में एनएचएम भी आता है, मेडिकल एंड हेल्थ भी आता है, और सब कुछ की सर्वे सर्वा वही है। तो ऐसे में जो है चिकित्सा मंत्री के बाद सेकंड रैंक पे वही आती है। तो उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने जो है शाम को जो मीटिंग हो रही थी उसमें हमने इमरजेंसी एक बार के लिए हमारा जो मामला रखवा दिया, और उसमें 10 मिनट की चर्चा हुई। उसके बाद ही ये प्रोसेसिंग हल्की हल्की शुरू हुई, फाइलें चलनी शुरू हुई। साथियों, उसके बाद जो है हम चिकित्सा मंत्री जी से मिले। चिकित्सा मंत्री जी जो है थोड़ा सा समय कम दे पाते हैं डिपार्टमेंट को, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम समय दे पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का काम है कि भाई इस तरह से जो है ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री जी को जो है बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए। इतना बड़ा मंत्रालय, पब्लिक डिपार्टमेंट दिया गया है उसको, उस तरीके से वो नहीं चला पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसकी वजह से जो है मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने कहा फ़ोन करके, हमने दैनिक भास्कर में भी हमने खबर चलवाई, उसके बाद बड़े स्तर पे और कई 2-4 बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भी खबरें चली। उसके बाद जो है थोड़ा इन पे जागरूकता आई, लेकिन फिर उन्होंने जैसे थोड़ा सा फास्ट किया काम 2-3 दिन, फिर वापस ढिलाई से काम होने लग गया। जो भी मैडम के जो इश्यूज हुए और वो सारी उसकी वजह से फिर साथियों छुट्टियाँ आने शुरू हो गई। एक वीक में 5-5 दिन की छुट्टियाँ जब आती है तो 2-2 दिन की छुट्टियाँ एक्स्ट्रा लेके पूरे वीक की छुट्टियाँ ले लेते हैं कई लोग। तो ये हालात हुए। तो कोई नहीं, अब जो भी है साथियों, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब हमें काम करना है। तो ऐसे में साथियों
जो 3 बैठकें हुई, 17 तारीख को हुई, 17 को लेटर जारी हुआ। मैंने बताया आपको ब्रिज कोर्स पूर्ण अभ्यर्थियों के लिए एक लेटर भी जारी हुआ कि जितने भी खाली थे, जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिनकी जगह खाली थी उनको लॉक करवाया गया। ठीक है, उसके लिए एक पत्र लिखा गया ताकि जो भरे हुए हैं उनके अलावा जो खाली रह गए वो अपने आप सॉफ्टवेयर में आ जाएगा और आप लोगों के लिए क्या है फिर जो है चॉइस खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है लिंक वगैरह तैयार होना शुरू भी हो गए हैं, पर लिंक तब तैयार होता है जब पहले ये पता लग जाए कि ब्रिज कोर्स कितने लोगों को कराना है। तो दूसरा इशू था ब्रिज कोर्स का। अब साथियों, ब्रिज कोर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई लोगों को ये कहा गया, 3 इशूज थे। बजट का सबसे बड़ी बात, वो बजट तो इशू था ही, बजट मार्च का महीना था एंडिंग का, अब 10-15 अप्रैल तक बजट आता है, उसके बाद जो है 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा बजट आ गया, 2 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। उसके बाद भी कुछ शेयरिंग का जो बजट होता है 60-40 के हिसाब से, तो सरकार अपना शेयर आगे बना के भेजती है, तो आगे का 60% उसी के शेयर आता है और उसके अकॉर्डिंग बजट आता है। वो बजट अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए कुछ जिलों में अभी भी, हालांकि सैलरी और इंसेंटिव का लगभग सभी जगह पे हमने समाधान करवा दिया है। गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कोई ब्लॉक पे जो है दिक्कतें हैं वो भी समाधान करवा रहे हैं। तो साथियों, एक प्रोसेस से सारे काम होते हैं, दिमाग से पूरे काम होते हैं। ये नहीं कि आगे बैठ गए और ब्रिज कोर्स चालू करो, ब्रिज कोर्स चालू करो। कहाँ से कर देंगे भैया? इनके पास ना सुविधाएं हैं, ना कॉलेजेस है, ना कुछ और हैं। अब कॉलेजेस पिछली बार थे तो प्राइवेट कॉलेजों ने जो धमा चौकड़ी बताई, आज भी ये डर रहे हैं कि पता नहीं कैसा तो ब्रिज कोर्स कराएंगे। प्राइवेट कॉलेजों में सिंगल डे की कोई ब्रिज कोर्स करने गया नहीं, ये इनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और इंटर मार्क्स पे पैसे लिए गए, अटेंडेंस के लिए पैसे लिए गए और तब जाके उन लोगों को बेचारों को ये करने की कोशिश हुई। तो ये ऐसी शिकायतें हमने ही दी थी हालांकि उनको पिछली बार। तो साथियों, ऐसे में जो है ब्रिज कोर्स को पूरी तरह से ये साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए और अच्छे CSO तैयार करने के लिए अच्छी कॉलेजों को लेना चाहते थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उनकी योग्यता और टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी है, टीचर्स अच्छे हों, जिससे अच्छे CSO तैयार किया जा सके, ये इनकी तैयारी थी। और ऐसे में जो है तैयारी के अंदर जो है बैठक के अंदर जो है सारी की सारी कॉलेजेस को पहली बैठक में तो इनको ये भी नहीं पता था कि 1700 से 1800 को कराना है या 3200, 3300, 3400 लोगों को कराना है। अब साथियों, जैसे ही फर्स्ट बैठक हुई उसमें कुछ अधिकारियों के पास डाटा आया, पूरा इनपुट आया, सारा सॉफ्टवेयर से निकाला इन्होंने पूरा सिस्टम, तब इनके समझ में आया कि 3300 से 3400 लोग हो रहे हैं ब्रिज कोर्स करवाने के लिए। जबकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही, मैंने आज से बहुत पहले कह दिया था, बाद में मैं भी 1-2 वीडियो में 1700 से 1800 बोलने लग गया, क्योंकि जैसा ये बोलेंगे वैसा हमें बोलना पड़ता है आप लोगों को। तो साथियों, फिर जो है 1700 से 1800 को सफिशिएंट थी 39 की नर्सिंग कॉलेजेस, जिसमें 29 राजमेश की थी और 10 वो थी। पर राजमेश की कॉलेजेस में उस टाइम भी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि ये पढ़ाएंगे कहाँ। 5 से 6 ही कॉलेजेस थे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग थी, बैठने की व्यवस्थाएं थी। अब साथियों, बात आ जाती है क्लियर होने की कि भाई आज तक क्या हुआ। अब 17 और 24 की मीटिंग पोस्टपोन होकर 25 को हुई। 25 के बाद आपने देखा होगा, मैं राजमेश से अभी मैंने एक फोटो डाली थी, IAS थे, वो एंट्री तक नहीं रहती। आयुक्त जो है हेल्थ एजुकेशन के, इकबाल खान सर, उनसे मिला। डॉक्टर भगवती मैडम जो वहाँ पे अभी प्रभारी बनाई गई हैं पूरे ये ब्रिज कोर्स के लिए, जिनको चार्ज दिया गया है वहाँ पे राजमेश को नर्सिंग कॉलेज देने के लिए साथियों, तो वो मैडम थी। और गर्ग सर थे जो निदेशक हैं, अतिरिक्त निदेशक हैं उसके, और नर्सिंग के प्रभारी भी हैं, तो उनको जो है एक साथ में रखा गया। तो साथियों, जो मैडम थी उन्होंने, देखिए आप, मेरी और मैडम की जो फोटो है उसके बीच में कंप्यूटर पे खोल रखा है और वो वही आदेश खोल रखा है जो मैं उस दिन गया कि भैया आपने इस आदेश का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। वो उसका जवाब हमने भिजवाया कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन हमारे पास जो है जो फैकल्टी नहीं है। तो फैकल्टी की तो साथियों पिछली बार भी हमने डेपुटेशन पे जो है फैकल्टियाँ लगवाई थी और ब्रिज कोर्स करवाया था, जबकि उनके पास फैकल्टी थी नहीं राजमेश में। तो हमने बताया कि पिछली बार भी हुआ था, तो अब की बार भी कर सकते हो। बैठने की उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं है, तो हमने कहा मेडिकल कॉलेज से कर लो बैठने की व्यवस्था। हर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ है राजमेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसी के अंडर में एक नर्सिंग कॉलेज भी है, BSc नर्सिंग का। तो हमने सारी चीज़ें वहाँ क्लियर कराई। जब जाके राजमेश ने फिर 30 तारीख को कर दी, लास्ट करते करते कि भाई भेजते सारा 30 तारीख तक, लेकिन उन्होंने पूरा सिस्टम भेज दिया। और एक को जो है सुबह आके 3-4 अधिकारी उन्होंने सहमति दे दी। सब प्रिंसिपलों से सहमति आ गई, 4-5 प्रिंसिपलों ने सहमति नहीं दी थी, उनसे भी मनोज शर्मा जी सर जो है उन्होंने भी बात करी, यहाँ के अधिकारियों ने भी बात करी, और करा के सब प्रिंसिपल को तैयार कर लिया गया। आज 3 प्रिंसिपल हो रहे थे लास्ट, पूरा सिस्टम तैयार हो गया साथियों। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो खुशखबरियाँ हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं अभी बताऊँगा, और दूसरी जो है ब्रिज कोर्स की खुशखबरी बता दूंगा आपको। तो साथियों, ब्रिज कोर्स के अंदर जो है जितनी कॉलेजेस जो ली गई हैं
उन कॉलेजेस में 39 तो वो थी, 39 तो, और जो कम पढ़ रही थी उन कॉलेजेस में अभी देखिए ये भी IAS अधिकारी की गाड़ी गई है, सभी जो मेन अधिकारी हैं यहाँ ACS मैडम की थी शायद ये। तो साथियों मैं आपको बता दूँ अभी जो ब्रिज कोर्स के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही थी कि भी कॉलेजेस की, तो वो कंप्लीट कर ली गई है। प्राइवेट कॉलेजेस जो प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे राजस्थान के, प्राइवेट प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जैसे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, निम्स मेडिकल कॉलेज है, या JNU मेडिकल कॉलेज है, इस तरह से जैसे उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं 8 से 10 कॉलेजेस जिनके या फिर कोई साफ़ सुथरी प्राइवेट कॉलेज है जैसे जयपुर हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, बड़ी बड़ी जो नर्सिंग कॉलेजेस है जैसे दुर्लभ जी नर्सिंग कॉलेज है, सोनी नर्सिंग कॉलेज है जयपुर के अंदर। तो इस तरह की प्राइवेट जो बड़ी कॉलेजेस है उनको लिया गया है। हमने कह दिया क्योंकि बच्चे कहने लगे भाई साहब चाहे प्राइवेट थोड़ी बहुत मिले और साफ़ सुथरी हो तो उनसे करवाओ आप, कैसे भी करके हो। तो हमने इनको कह दिया क्योंकि पहले तो हम गवर्नमेंट पे अड़े हुए थे क्योंकि पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ और बहुत फेल करने की भी साजिशें हुई बच्चों को। तो इस तरह की सिचुएशन अब की बार नहीं आई, इसलिए जिसको मिल जाती है अलॉट हो जाती है ना कॉलेज, उसको ही पता रहता है कितनी दिक्कतें आती है। लेकिन ये कॉलेज ऐसे इनमें गवर्नमेंट जैसा ही काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में साथियों सभी साथियों के लिए पूरी जो है कॉलेजेस जो है प्रतिष्ठित 12 से 13 कॉलेज, टोटल 15 के करीब ये कॉलेजेस हो गई और 15 में 60 सीटें, 100 सीटें, 80 सॉरी 50 सीटें कुछ में दे देंगे, कुछ में 60 किस में 100 दे दी। तो इस तरह से कर आके पूरा जो है सिस्टम जो यहाँ ब्रिज कोर्स का चालू हो सकता है आराम से। तो 1700 से 1800 बच्चों की व्यवस्था इनके थ्रू हो रही है। तो ऐसे करके पूरे जो है व्यवस्थाएं कॉलेजेस की हो चुकी है। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज तक मिला के पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है DOIT की, जो 30 तारीख को बैठक हुई थी। DOIT यानी जो लिंक बनाएगी IT सेक्टर का जो काम देखती है पूरा, जो स्वास्थ्य विभाग का DOIT की जो टीम होती है, उस टीम को बुलाया गया था 30 को। उन्होंने कहा कि हमें तो नर्सिंग कॉलेज आप दे दीजिए तो जो है हम काम पूरा प्रोसेसिंग कर देंगे। अब साथियों जो DOIT को मंडे को जो बुलाया गया है और मंडे को DOIT को वापस बुलाया गया है और मंडे को यानी 5 तारीख को DOIT के साथ जो है सारी जो है कॉलेजेस की जो भी बच गई और एक आध कॉलेज कम भी पड़ जाएगी। हमने कह दिया कि भाई ये कह रहे हैं होल्ड की सूची जारी नहीं हुई, तो होल्ड तो पिछली बार भी जारी नहीं हुई थी, तब भी हमने शुरू करवा लिया था। अब ये कह रहे हैं हम पूरा काम एक साथ ही करना चाहते हैं। एक साथ करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन की अगर लेट होके भी अगर जो है होल्ड वाले सभी साथियों को एक कॉलेज अलग से जैसे प्राइवेट कॉलेज रख दिया है गवर्नमेंट आ रही है, जिसमें 2 बैच चलाए थे पिछली बार, लास्ट में 15 बच्चों का भी हमने बैच चलवाया था लास्ट में, जिसमें स्पोर्ट्स वाले सेलेक्ट होके आए थे, मैंने चालू करवाया था सारा काम कर आके, उनके अलग 15 बच्चों का अलग से ब्रिज कोर्स हुआ था। और उससे पहले वेटिंग वालों का 700 बच्चों का अलग से करवाया था हमने, 652 बच्चों का। तो इस तरह से जो है सब तरीके, अभी वेटिंग इसमें आएगी तो उसका भी तो अलग से बैच चलाना ही पड़ेगा ना। तो जो है हम चाहते हैं कि होल्ड वाले बच्चों का भी जो है किसी के साथ धोखा नहीं हो, उनका भी ब्रिज कोर्स अभी शुरू हो। तो वो भी अभी 2-4 दिन में 2-4 दिन लेट करके एक कॉलेज में उनको सबको दे दिया जाए। तो उन्होंने फिर सहमति दी है कि भी हम सभी का उससे पहले बात कर लेंगे। अब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी 10 दिन के लिए छुट्टी पे गए हुए थे, उन्होंने रिपुंजय सिंह जी को चार्ज दे रखा था। अभी वहाँ पे वो अधिकारी जो हैं अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, तो ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट तो ये मैं बता दूँ आपको, लिस्ट तो बहाने हैं। ये चाहे तो एक दिन में ये लिस्ट मंगवा सकते हैं, 2 दिन में। होल्ड की लिस्ट निकालने में बचा ही क्या है, जब इतने बड़े बड़े रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड निकालता है, होल्ड की छोटी सी लिस्ट में निकालने में देर कितनी लगती है साथियों, ये चुटकी का खेल है, हमें भी पता है। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पूरा काम पहले से हमारा पूरा कर लें। पहले बजट वाला इशू था वो क्लियर हो गया, अब कॉलेजों का इशू क्लियर हो गया, और तीसरा इशू जो है लिस्ट का बताते हैं, ये जो कोई इशू है भी नहीं, पर फिर भी अगर ये है तो हम अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मंडे को एक बार और मिल लेंगे। हालांकि इन्होंने आज बात करी है, तो इसी क्रम में हम अब तक कितने लोगों से मिल लिए, कहाँ से एक्शन शुरू हुआ। एक्शन शुरू हुआ दिल्ली से। पहले हम यहाँ मिले सभी अधिकारियों से, मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेप हमने क्या अपनाया कि यहाँ वाले नहीं सुन रहे, जब ढंग से सुनवाई नहीं कर रहे, ढीले चल रहे हैं, तो हमने दिल्ली गए। और दिल्ली से आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने 2 ही पॉइंट वहाँ रखे थे कि एक तो ब्रिज कोर्स शुरू हो और उनकी ब्रिज कोर्स को उनको ज्वाइनिंग और ओल्ड वाला क्लियर हो। फर्स्ट पॉइंट में तो ये था। सेकंड पॉइंट था कि बॉन्ड का जो है इशू उसको क्लियर किया जाए। बॉन्ड जो है 5 साल की जगह 1 या 2 साल का ही किया जाए। मैंने आपको बकायदा उसमें मेरा ज्ञापन भी दिखाया था, उसमें सेकंड पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो भी आपको बताया। तो अब आपके लिए खुशखबरी भी है, बता देता हूँ। पहले जैसे ही भारत सरकार को 4 तारीख को हमने पत्र दिया था और वहाँ से जो है इनसे जवाब मांगा गया, उसके बाद बीच में छुट्टी आ गई, जवाब मांगा गया 9 या 10 तारीख को इनके पास लेटर आया, जो भी है 9, 10 या 11 के आसपास।
तो साथियों उस लेटर के जैसे ही वो लेटर आया, हमने स्पष्ट कहा कि आप अगला बजट ही मत भेजिए ना जब तक ये काम नहीं कर देते हैं। पिछला बजट लेके बैठ गए, अब तक इन्होंने उसको खर्च नहीं किया, कहाँ खर्च किया उनसे ये पूछिए कि भाई आपको इन भर्तियों के लिए हम बजट दे चुके, वो खर्च कहाँ किया। तो हमने जब स्पष्ट रूप से उनको बोला तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने इमीडिएट एक्शन, मैं आपको लेटर डाल दूँ, उस लेटर में स्पष्ट रूप से ये लिखा था, जब हमने ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के ऊपर ही नोट करके लिखा है कि इमीडिएट एक्शन नहीं, इमीडिएट ऑब्जर्वेशन एक्शन, और तुरंत प्रभाव से जो है काम करने के लिए इनको बोला गया था और जवाब मांगने के लिए मांगा गया था यहाँ से कि भाई हमें जवाब दो तुरंत प्रभाव से, नहीं तो हम आगे का बजट लैप्स कर देंगे। और जैसे ही बजट लैप्स की बात आई, यानी इनको डर हो गया कि हमें बजट नहीं भेजेंगे अगर हमने इनका तुरंत प्रभाव से ब्रिज को। आज यहाँ अटका हुआ है मामला इनका कि जब तक ब्रिज कोर्स चालू नहीं कराएंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे और जब तक ये काम पूरा प्रोसेसिंग नहीं कर देंगे, तब तक इनको अब आगे का बजट नहीं मिलना साथियों। तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें इनको आ रखी हैं और उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भारत सरकार की इस एक नोटिस की वजह से, और बहुत बड़ी विपदा इन पे आ गई। तीसरा स्टेप हमने क्या उठाया, फर्स्ट स्टेप यहाँ अधिकारियों से सबसे मिले, बड़े बड़ों से। सेकंड स्टेप हमने उठाया दिल्ली जाने का। थर्ड स्टेप हमने क्या उठाया, सीएम साहब से मिलने का। जब ये नहीं मान रहे थे तो हमने सीएम साहब भी तक भी गए, क्योंकि साथियों के फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, सबसे मिले कि भाई पहला काम हमारा नियम है आवेदन, फिर निवेदन। आवेदन यहाँ अधिकारियों से कर लिया, फिर हम निवेदन ऊपर करने गए थे। अभी सारे निवेदन हमने कर लिए लगभग, और निवेदन में ये चल रहा है कि अभी सभी कलेक्टरों को हम ज्ञापन दे रहे हैं, सीएमएचओज को दे रहे हैं। कल मैंने डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी को भी मैंने ज्ञापन दिया। आप देख लीजिए कल दबाव, आप देखिए कितना भयंकर तरीके से हमने दबाव बनाया, जिस दबाव की वजह से आज ये स्थिति आई है जो इतनी स्पीडली काम शुरू हुआ है साथियों। डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी सर जो पहले एनएचएम एमडी थे, और उन्होंने फ़ोन भी किया मैडम को कि भैया हम बताते कैसे करना है, फटाफट जो स्पीडली जल्दी हो जाएगा आप लोगों का ब्रिज कोर्स जो है कराने का तरीका, और आप करिए इनको। ये बच्चे आए थे आज हमारे पास मिलने के लिए, तो मैडम ने कहा कि जल्दी करवा रहे हैं सर इनका ब्रिज कोर्स। तो पहले जो जिला कलेक्टर सबसे पहले जो है जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो मेरे परम मित्र भी और बड़े भाई की तरह भी हैं, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने मैडम से भी बात करी और अच्छे से उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स मैडम ने भी दिया कि जल्दी कर रहे हैं हम। और आज शनिवार को भी ये लोग आए और आज काम कर रहे हैं। तो साथियों इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया। सीएम, अब आता हूँ मेन स्टेप पे। सीएम साहब से हम मिले, आपको पता है मैं झुंझुनू शेखावाटी दौरा हुआ, हमने नहर के लिए बहुत बड़ा उस वक्त क्रांति फैल करी थी, और बहुत जो है नहर का काम शुरू होने जा रहा है। 160 करोड़ की डीपीआर का जो क्लियर हुआ था मामला, तो शेखावाटी में सीएम साहब आए थे। तो जैसे ही जो सीएम साहब आए तो उनसे हमने मुलाकात करी, उनको स्पष्ट रूप से जब पिलानी, यहाँ तो नहीं मिल पाए लेकिन बार बार मिल रहे थे, आगे आगे हो रखे थे, साहब का स्वागत भी करवा रहे थे सब जगह पे। उनका जो है कार्यक्रम भी हम लोग ही मैनेज कर रहे थे। हमारे बेनीवाल फार्म हाउस पे ही उनकी सभा हुई थी, जो सबसे बड़ी झुंझुनू की सभा हुई थी हमारे गांव में ही, जस्ट मेन रोड पे हमारा बेनीवाल फार्म हाउस, उसी पे ही सभा हुई थी साथियों। उसके बाद वो पिलानी गए, जो पिलानी में विश्राम गृह के अंदर जो है हमने कई देर उनसे मुलाकात की और सारी बात उनको बताई। तब उन्होंने तुरंत प्रभाव से, उनके ओएसडी जो हैं योगेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से फ़ोन लगाया और मुख्यमंत्री जी से बात कराई। यहाँ पे जो सीएमओ के उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि सीएमओ के उच्च अधिकारियों में जॉइंट सेक्रेटरी मैडम है अंजू राजपाल मैडम, जो मेडिकल एंड हेल्थ का देखती है पूरा का पूरा। सीएमओ में भी एक एक अधिकारी हर विभाग के लिए अपॉइंट कर रखे हैं, आपको बता देता हूँ। जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं उनको अपॉइंट करके रखा जाता है। फिर वो मेडिकल एंड हेल्थ वाले नीचे एसीएस मैडम, गायत्री राठौड़ मैडम, एनएचएम एमडी वगैरह सबको कवर करते हैं कि भाई सीएम साहब ने इस मामले में जवाब मांगा, तुरंत प्रभाव से आप ये काम करके दो। तो ऐसे में अंजू राजपाल मैडम से कल फ़ोन आया कि भाई आपको अंजू राजपाल मैडम से मिलना है वापस। सीएम साहब से आपने मुलाकात की थी, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इनकी बात बुला के पूछो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक समाधान नहीं हुआ है तो इसमें क्या आगे करना है, क्या एक्शन लेना है। तो ऐसे में मैडम ने इनसे सबसे बात करी है, दूरभाष पे बात करी है और स्पष्ट रूप से ये निर्देशित किया है कि इस मामले में त्वरित एक्शन चाहिए हमें और बहुत स्पीडली काम चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ साथियों, अगले वीक की 5, 6, 7, 8 को जो अगला सप्ताह है, आप उसमें काम देख लेना कितना मजबूती से होगा। अब ये काम तुरंत हथेली पे सरसों उगने वाला तो है नहीं। तो स्पष्ट बता दूं साथियों, अगले सप्ताह के अंदर 8 से लेकर, अब तक डेट नहीं दी गई थी लेकिन जैसा कि मैडम से सीएमओ में मुझे पता चला, जैसा एनएचएम एमडी मैडम ने बताया है, जैसा कि सभी अधिकारी बोल रहे हैं, अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई है उसके बाद जो सारे स्टेप्स हमने अपनाए उसके बाद, और अभी हमारा दबाव जारी रहेगा सभी जिला कलेक्टरों को और सीएमएचओ को। अभी भी हम मुख्यमंत्री जी के नाम, चिकित्सा मंत्री जी के नाम
और जो है ACS मैडम के नाम, NHM MD मैडम के नाम और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री के नाम, सबके नाम हम ज्ञापन देंगे। और ये ज्ञापन हमारे जिलाध्यक्ष देने का काम कर रहे हैं। हमने 8 जिलों में दे दिया है और धीरे धीरे जो है सभी जिलों में दे रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग जो है आपस में कम्युनिकेशन होता जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम देते जा रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से जो है हमारे सभी जो CHO नए आने वाले नव चयनित CHO, उनका पुराने CHO साथी जो साथ दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनका वो कैडर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों का भी मुख्य रूप से आगे होके और वो डिमांड रख रहे हैं कि इन CHOs को भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करके इनके साथ न्याय किया जाए, इनके जो ब्रिज कोर्स करवाए जाए, होल्ड की सूची जारी की जाए। और अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो बॉन्ड का इशू था, जो भारत सरकार को हम दे के आए थे, तो उस पे भी 30 तारीख को बैठक हुई थी, चौथा मुद्दा रखा गया था। तो बॉन्ड के लिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, बड़ी खुशखबरी आपको बता देता हूँ, जो अब भी सॉल्व होनी जरूरी थी साथियों। सॉल्व इसलिए होनी जरूरी थी क्योंकि आपसे अब कॉलेज अलॉट हो जाती और उससे पहले अगर ये बॉन्ड का इशू क्लियर नहीं होता तो आप लोगों से 5-5 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया जाता और फिर आप लोग कभी कहीं गलती से कहीं और सिलेक्शन भी हो जाता या कहीं भी नौकरी छोड़नी पड़ जाती, तो आपको 5-5 लाख रुपए देने का जो पिछले CHOs का इशू आया, 943 CHO सेलेक्ट हुए हैं 9 में, जिनको हमने बोनस अंक दिलवाया और आज वो परमानेंट हो गए। तो ऐसे उन साथियों की जो दिक्कतें आई, वो कोर्टों में जाना पड़ा, इतना परेशान होना पड़ा, तो वो नहीं होना पड़ता। तो इसलिए बॉन्ड की एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं, 30 तारीख की बैठक में लगभग डिसीजन हो चुका है साथियों। 30 और 1 वाली जो बैठक थी, बैठक नॉर्मली थी, वो 30 वाली तो मेन में थी, लेकिन 1 वाली जो है नॉर्मल बैठक ही रखी गई थी। उसमें प्रिंसिपल्स वगैरह जो बचे रह गए थे, या आज तक सभी प्रिंसिपलों ने अपना अपना जो जमा करा दिया। अब सभी कॉलेजेस भी लगभग तय हो चुकी है, तो वो DOIT के थ्रू अब अपडेट कर दी जाएंगी। तो साथियों, जो लिंक तैयार होगा, सारा जो है सॉफ्टवेयर तैयार होगा, तो वो तैयार होने में 5 से 7 दिन लगते हैं पूरे के पूरे। सारी कॉलेजेस के नाम डालेंगे, फिर उनकी मॉक ड्रिल भी होगी, 1-2 दिन का मॉक ड्रिल भी होगा। एक दिन वो खुद करेंगे, एक दिन NHM MD मैडम खुद करके देखती हैं कि भी कैसे खुल रहा है, फॉर्म वगैरह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो पूरा तैयार होता है। तो साथियों, 6 से 7 दिन का ये समय होता है। और मैं आपको बता दूं कि 8 से लेकर और 16 तक का इन्होंने टाइम जो है दिया है हमें। 8 से 16 के बीच में हर हाल में जो है लिंक डाल दिया जाएगा। वैसे तो हो सकता है 8-9 को डाल दें, लेकिन 13 के लगभग 12-13 के आसपास जो है पूरा तय मानिए, लगभग 12 या 13 को जो है लिंक डालने का लगभग तय सा मानिए कि 12-13 तक डाल देंगे। लेकिन 16 तो आखिरी डेट है, 15 या 16 तो 15 को क्या 15 या 16 को तो 100% ही डलना है। लेकिन जो है लास्ट एंड फाइनल, आज तक मैंने कभी डेट नहीं दी, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जिस अकॉर्डिंग इनसे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें अपना अभियान जारी रखना है। हमें जो भी दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर जो करना है, चाहे धरना देने का हो, चाहे कोई और काम करने का हो, वो आप लोग जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ हर जगह पे, मुझे आप जहाँ बुलाएंगे मैं मेरे छोटे भाइयों के साथ हूँ। आज बारिश हो रही है साथियों, देखिए भीग गए हैं पूरे। आपके लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, सभी मांग रहे थे सूचना की भी, सूचना दीजिए, सूचना क्या दें साथियों, ये आप लोगों के ही काम में लगे हुए हैं भाग के इस डिपार्टमेंटों में। तो साथियों, लगभग आपका मामला जो है क्लियर होने में आ गया है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 8 से, मैं तो हालांकि इन्होंने तो 7 से 16 के बीच में बताया था, 8 से वो कोशिश करेंगे हम तो उससे पहले हो जाए तो और भी बढ़िया है। तो साथियों, ब्रिज कोर्स का समाधान 8 से 16 तारीख के बीच लिंक आएगा। 3 दिन का ये समय देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि 2 दिन या 4 दिन और दे देना एक्स्ट्रा, जिससे क्या है कोई फॉर्म नहीं भर पाए। पिछली बार भी कईयों की समस्या आई थी, तो 2-3 दिन की जो है डेट और एक्सटेंड हो सकती है नहीं, होगी 100% मैं बता दूं, हम करवाएंगे। अगर नहीं भरा जाएगा तो कोई रह ही जाते हैं कि नहीं सुने 1-2 साथी, तो ऐसे में जो है उनकी डेट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले से ही 3 से 5 दिन का तो लेके चलें। तो साथियों, मान लो 15 तक अगर लिंक डलता, हाईएस्ट डेट 15 या 16 तक, तो 4-5 दिन का ये हो गया, तो 22-23 तारीख तक आपका जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी और 4 से 5 दिन का जो समय है उसके अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगी। 1 जून से आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा। मैंने आज तक आपको ब्रिज कोर्स की डेट नहीं बताई, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा आंकलन कहता है, मैं तो हाईएस्ट डेट बता रहा हूँ, 1-2 जून तक आपका 100% जो है ब्रिज कोर्स का काम शुरू हो जाएगा। आपकी चॉइस भरवा ली जाएगी, आपका जो फर्स्ट सेकंड चॉइस होगी उसी में आपको अलॉट हो। हम आपका यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट या सेकंड चॉइस अलॉट हो। पूरी सूचना जो मैं आज दे रहा हूँ वही सूचनाएं आपको आने वाले 2-4 दिन में और भी लोग बता देंगे, मैं ये नहीं कहता। और आप आज आके यहाँ पे अपन लोग जाते हैं, जाके वार्ता भी करते हैं सभी लोग, आप लोग, तो यही जवाब आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और जब भी आप आओ, चाहे परसों आओ, परले दिन आओ, जब भी जो साथी पूछने आएंगे, चाहे कुछ भी करें, अपन लोग
कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से और मिलेंगे, तब भी यही जवाब सुनने को मिलेंगे, और नहीं तो वैसे भी। अब तक मैंने आज तक क्लियर डेटें कभी नहीं दी। जो मेरे को ये डेट देते थे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता था कि इतने दिन ये लोग बता रहे हैं। लेकिन अब की बार मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने खुद राजमेश के सब अधिकारियों को लाला के यहाँ बिठाया है, वहाँ से पत्र भिजवाए हैं, RUHS से भिजवाएं कि हम तैयार हैं, सबको तैयार किया हमने। RNC जो रजिस्ट्रार मैडम है उसको ये तैयार किया कि भाई अगर फिर भी कम पड़ती है तो ये 2-4 GNM की जो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे SMS का GNM कॉलेज, तो इस तरह से जो अच्छे अच्छे GNM कॉलेजेस हैं उनको हम लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, और फैकल्टी जो है डेपुटेशन पे हम इंतजाम करा देंगे जिससे जो है ब्रिज कोर्स कराया जा सके। तो साथियों अब इतनी सूचना तो हो गई ब्रिज कोर्स की। अब आती है बात जिनकी ब्रिज कोर्स कंप्लीट वाले साथी, मैंने पूरा बता दिया साथियों आपको कैसे कैसे कितने दिन लिंक डाला जाएगा, कितने दिन में उसकी चॉइस फिलिंग होगी, कैसे उनके जो है अलॉटमेंट्स हो जाएंगे कॉलेजेस के, और उसके बाद कि कब से ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। पूरी प्रोसेस मैंने ये बता दी, और इस प्रोसेस में आप देख लो कितने दिन लगेंगे। 8 से 16 के बीच तो 100% ब्रिज कोर्स का जो है लिंक डल रहा है, तो 100% चाहे कुछ भी कर ले अपन तो भी 8 से 16 के बीच चालू होगा। साफ सीधी बात ये है, ये हाईएस्ट टाइम पीरियड ही बोला गया है यहाँ जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर, और उसके बाद तो लिंक के बाद सारी चीज़ मैंने बता दी। अब साथियों दूसरी बात पे आ जाते हैं, जिनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट है वो साथी बहुत चिंतित हैं, और वो चिंतित होना जायज़ भी है क्योंकि उनमें से कई लोग मिलने आए थे, उनको एक ही बात बोली गई थी यहाँ पे शुरू से ही कि आप लोगों को ज्वाइनिंग तभी देंगे जब इनका ब्रिज कोर्स पूरा हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइनिंग उसी वक्त दीजिए, लेकिन ये लोग इतने दिन क्या करेंगे आप ये बताइए। जैसे हमने पिछली बार करवाया था वैसे ही इस बार चालू हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ डिसाइड हो गया है, कार्य व्यवस्था पे इन लोगों को लगाने की बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि भाई ये जब कर लिया इनका ब्रिज कोर्स हो रहा है, इनको बिठाने में क्या मतलब निकलता है। तो ये भी ये चाह रहे थे कि ऊपर से कोई आदेश करवा दे हमें, जिससे हम जो है इसको कल को लोग कहेंगे कि 5 महीने की सैलरी तुम कहाँ से दोगे बताओ इनको। तो ब्रिज कोर्स जिनका कंप्लीट है उनको कार्य व्यवस्था पे लगाया जाएगा। जैसे ही ये लिंक का जो ये खुलेगा, लिंक खुलेगा इनका ब्रिज कोर्स वाले साथियों का, इनके 2-4 दिन आगे पीछे मतलब 2-4 दिन बाद में ही मानिए, क्योंकि जिन जिन लोगों का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा लास्ट डेट तक फॉर्म भरने तक कि भाई कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई किया है, कितने लोगों ने चॉइस भरी है, तो ऑटोमेटिक जो बचेंगे वो सारे लोगों को सीधी ज्वाइनिंग देने की बात होगी। तो सीधी ज्वाइनिंग वाले लोग कैंडिडेट्स की स्थिति क्लियर हो जाएगी, और उन कैंडिडेट्स की जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो उनको लगाया जाएगा कार्य व्यवस्था पे, ना कि सीधी ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी सीधी ज्वाइनिंग सबको एक साथ ही दी जाएगी और कार्य व्यवस्था पे एक बार के लिए लगाया जाएगा। और जैसे ही इनका ब्रिज कोर्स पूरा हो जाएगा फिर वापस से एक बार और सभी की एक साथ सम्मिलित ज्वाइनिंग होगी। जो जिनको अभी कार्य व्यवस्था पे ब्रिज कोर्स पूर्ण वालों को लगाया जाएगा उनको प्लस ब्रिज कोर्स वालों को, जब तक उनका भी ब्रिज कोर्स पूरा हो जाएगा उनको सबको साथ में वापस से चॉइस भरवाई जाएगी। उनको वापस से अपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है अलॉट होंगे वापस से, और वापस से इनकी ज्वाइनिंग होगी। साथियों एक बार के लिए 5-6 महीने के लिए जो है कार्य व्यवस्था पे आप लोगों को लगाया जाएगा। अब रही बात ब्रिज कोर्स के परीक्षा की, तो परीक्षा का काम सिर्फ RUHS सिर्फ परीक्षा का काम करेगी। पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स की मॉनिटरिंग यहीं से होगी NHM से, और यहाँ पे 3 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। पहले केवल मनोज शर्मा जी सर को, जिनको हमने नियुक्त करवाया था कि भी पिछली बार जो ब्रिज कोर्स जिन लोगों ने करवाया आप उन्हीं को आगे रखिए जिससे जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू हो सके, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था। तो मनोज शर्मा सर जब RUHS के प्रिंसिपल हुआ करते थे उस वक्त उनको दिया गया था, और RUHS को ब्रिज कोर्स का जिम्मा दिया गया था, तो उस वक्त जो है सर को दिया गया था जिम्मा। लेकिन फिर अब जब वो प्रिंसिपल से हट गए उसके बावजूद भी हमने जानबूझ के जो है मनोज शर्मा जी सर को ही चार्ज दिलवाए, ताकि भाई उनको चार्ज मिले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ब्रिज कोर्स करा पाएंगे। उनको एक एक चीज़ का पता है, और कहीं अब आप ये फास्ट जो काम हो रहा है तो उन्हीं की वजह से हो रहा है कि उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है, और वो बताते जा रहे हैं एक एक करके, और कैसे कॉलेजेस को एडजस्ट करना वो भी वही कर रहे हैं। एक एक कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन कर करके वो मैनेज कर रहे हैं सभी को। तो साथियों सेकंड जो नाम है सबसे मेन तो मनोज शर्मा जी सर को किया गया अपॉइंट। दूसरा जो है प्रभार दिया गया है डॉक्टर रचना चौधरी DPM मैडम है, रचना चौधरी जो हनुमानगढ़ DPM है उनको। और तीसरा जो है पूनम चौधरी मैडम जो नर्सिंग ट्यूटर है मेरे हमारे झुंझुनू में, वहीं तीसरा मैडम वो हैं। तो 3 लोगों को जो है इसका चार्ज दिया गया है, जो अभी डेपुटेशन पे भी हैं दोनों मैडम यहाँ पे स्वास्थ्य भवन में, तो वो साथ में उनको इसका भी प्रभार अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, और वो तीनों मिलकर ये पूरा ब्रिज कोर्स का सिस्टम करेंगे। साथियों पूरी की पूरी चीज़ मैंने आपको एक एक क्लियर कर दी, जो आज तक अब तक जो स्थिति थी वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी, और आपको ये भी लग गया हो कि आपके भाई के संघर्ष का
कितना क्या फ़ायदा आप लोगों को मिला, कितना नहीं मिला, वो तो आप ही जानते हैं, विश्लेषण आप ही लोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल आंदोलन से ही काम होते हैं साथियों, आंदोलन से काम होते हैं, लेकिन आंदोलनकारी व्यक्ति होता है, जैसे अब आज हम हैं, तो हमारा आज वो डेकोरम है IAS IPS और मंत्री और CM के सामने कि हम जब टांग पे टांग रख के और मूँछों पे ताव दे के बैठते हैं ना, तो हमारे काम होते हैं और हम हर चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप एक भी नेता बता दो, जो ये नेता है ना, ये कभी कोई काम नहीं आते, सिर्फ वोट लेके भाग जाते हैं। भरत बेनीवाल ने तो आपसे कभी कोई वोट भी नहीं लिया और ना ही कोई तनख्वाह लेता है भरत बेनीवाल आपसे, जो आप हर कुछ लिख के कोई एक दो टटपूंजी लिख के डाल देते हैं। मेरे को दुख इस बात का नहीं होता साथियों, मेरे को दुख इस बात का होता है कि आप उनको जवाब नहीं देते हो। दुख इस बात का, आज NHM में हम खड़े हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आज हमें कोई टटपूंज या कुछ बोलता है तो उसका जवाब आप लोग दे सको। 99.99% लोग जब हमारे साथ हैं, 0.1% जो उल्टा बोलेगा तो उसको जवाब देना भी आपका हक बनता है साथियों, आपका जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों, आप सब लोगों का साथ इसी तरह से बना रहे। अब मैं बता दूं बॉन्ड का सिस्टम, आखिरी बॉन्ड साथियों 2 साल का कर दिया गया है। 30 तारीख की बैठक में 2 साल का कर दिया गया है और 2 साल का तो किन के लिए है वो भी बता देता हूँ। अभी जो लोग आज जैसे नर्सिंग ऑफिसर में सेलेक्ट हुए, यानी कि राजस्थान में ही वो उनकी पोस्टिंग हो गई, ये सब हो पाया है एक तो दिल्ली से। दिल्ली हम बॉन्ड का मामला लेके गए थे कि 2 साल से ऊपर का किसी राज्य में है ही नहीं, तो राजस्थान में ऐसा क्यों। दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने जवाब मांगा कि यार ये तो गलत है। हमने कहा 1,04,000 रुपये जब आप टोटल फीस ले रहे हो, टोटल एक व्यक्ति पे बजट खर्च कर रहे हो, तो उसका 5 लाख क्यों भाई, 1,04,000 ले लो, 1.5 लाख ले लो, लेकिन इतना। फिर दूसरी बात, 2 साल तक जब नौकरी दे दी तो उसने वैसे ही अपना जो है उस 1,04,000 का कर्ज चुका दिया। उसने तो 1 साल कर दी तो ही चुक गया एक तरीके से, क्योंकि आप लोगों की जो सैलरी है वो 25,000 प्लस इंसेंटिव है साथियों। 18,900 करने जा रहे थे, लेकिन अपने लड़ झगड़ के 25,000 करवा ली थी उस टाइम, आपको पता है, शुरुआत में ही, जब तो आपको पता भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है और लोगों का इश्यू भी हुआ था। मैंने 25,000 प्लस इंसेंटिव करवा ली थी। 18,900 प्लस अतिरिक्त जो है जो वर्क के हिसाब से उन्होंने जोड़ दिया था पूरा, ठीक है। तो साथियों इस तरीके से हुआ था। तो 2 साल का जो है, 2 साल का भी किसको भरना पड़ेगा, जो राजस्थान में जैसे नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्ट हो गया, उसको 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ेगा। उसको सिर्फ 3 महीने की सैलरी जो होती है नौकरी छोड़ने के एवज में वो देनी पड़ती थी, वो भी मैंने नहीं देनी दी अभी पिछले में, वो भी माफ़ करवा दी थी सबकी 3 महीने की सैलरी भी। तो वो तो अपन माफ़ करवा लेंगे एक ही झटके में, कभी ज़रूरत भी पड़ेगी तो। राजस्थान में होता है तो साथियों, साथ में दूसरा जो है, आप देखिए, जो बाहर जाएगा सेलेक्ट होके कोई भी बच्चा, जैसे यहाँ से सेलेक्ट हो गया, एम्स में हो गया किसी और, तो उनके लिए वो 2 साल का नियम लागू होगा और उसमें 2 लाख रुपए ये करने की बात है। बाकी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि और कम पैसे कर दे, कि 1,04,000 तक ही हो जाए, या फिर 3 महीने की सैलरी का इशू लास्ट में कटते पीटते वो 3 महीने की सैलरी पे हम उसको ला देंगे। कोशिश यही कर रहे हैं। आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो ज़रूर संघर्ष करेंगे आप लोगों के लिए और इसी तरह से काम करते रहेंगे और आपका काम करवाएंगे साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ANM की 1 तारीख को बैठक हो गई है। ANM की जो चॉइस फिलिंग है वो भी CHO की जो कार्य व्यवस्था पर ज्वाइनिंग अभी करवाएंगे, उसी के साथ ANM का भी लिंक खोलने का है, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। तो ANM बहनों के लिए भी खुशखबरी है कि अभी लगातार इस वीक में थोड़ा काम हुआ है साथियों, नहीं तो छुट्टियां चल रही थी, सारी चीज़ें की तैसी हुई पड़ी थी। हमने दिल्ली तक आपकी बात पहुंचाई, CM साहब तक बात पहुंचाई। CM साहब ने कहा कि क्यों भाई, जब खाली पड़े हैं पद क्यों नहीं दे रहे ज्वाइनिंग। तो CM साहब ने जैसे ही इनको बोला तो फिर इन्होंने अब पूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा जो है PD साहब को भी हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिले चल रहे हो तो थोड़ा खींच के काम लो। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो जल्दी सारे काम होंगे, आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और साथियों देखो, आप ये मान लीजिए कि आप लोग साथ दोगे ना तो ही सब कुछ मुमकिन है, कि आगे चल के आप एकजुट रहोगे तो ही परमानेंट हो पाओगे, नहीं तो परमानेंट का सपना भूल जाना। ये तो अच्छा है कि हम CSR रूल्स में CHO को सबसे पहले करवा लाए, नहीं तो CSR रूल में शुरू में CHO को डाल भी नहीं रहे थे, क्योंकि नया कैडर आया था, यूँ कह रहे थे इनको तो अभी डालने की ज़रूरत थी आने वाले वक्त में। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त बड़े बड़े आंदोलन किए, और एक बार मेरी जितनी भी आइडिया उनके पुराने आंदोलन और सारे एक बार स्क्रॉल करके देख लेना पीछे की साइड में, आपको अपने आप पता चल जाएगा CHO के लिए भरत बेनीवाल ने क्या किया है। 15-16 से दवा लिखने के अधिकार से हमने आंदोलन शुरू किए थे और 2017-18 में हम CHO वर्ल्ड पूरे इंडिया लेवल पर लेकर आए थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लिखित परीक्षा से भी सारी भर्तियाँ कराऊंगा आने वाली, और साथ में 80-20 के लिए भी जो 50-50 तो कम से कम करवाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है उसका फैसला भी पेंडिंग पे, अगले महीने तारीख है उसकी सुनवाई है, और लिखित परीक्षा की भी इन 2 सुनवाइयों में रिजल्ट आने वाला है, जबकि सरकार ने एफिडेविट दे दिया है कि
ये पिछली भर्ती में हमने लिखित परीक्षा के लिए लगाया था कि भी लिखित परीक्षा सारी भर्तियां होनी चाहिए थी। सारे हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए, हम केस जीते हैं। भरत बेनीवाल वर्सेस राजस्थान सरकार केस चल रहा है पुराने वाला, वो आप देख लीजिएगा। उसको चलते हुए आज 10-12 महीने हो गए और उसकी आखिरी पड़ाव है साथियों। उसमें भी अंतिम निर्णय आने में चंद ही पल बचे हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी उसमें खुशखबरी मिलेगी। इसमें जो है 1 या 2 तारीख में फैसला हो जाएगा, क्योंकि पिछली तारीख में स्पष्ट रूप से ये कह दिया था सरकार ने कि आप इस भर्ती को अब मत खराब करो, अगली भर्ती हम सारी की सारी लिखित से कर देंगे। तो इन्होंने उसमें लिखित में ये एफिडेविट दिया था और उसका जल्दी फैसला आने वाला है कि आगे भविष्य की नर्सिंग की भर्तियां तो होंगी। हम चाहते हैं कि सारी की सारी भर्तियां ही लिखित परीक्षा से, और ये ठेका प्रथा जो चलती है ये बंद हो। RSLDC के थ्रू ही सारी भर्तियां होनी चाहिए, जो भी करवाएं वो भी कॉन्ट्रैक्टर सर्विस रूल्स की तरह। RSLDC का जो नियम बनवा रहे हैं हम, परसों परले दिन आपने लेटर भी देख लिया होगा। RSLDC वालों के लिए मैंने जो बजट था उससे पहले स्पेशल रूप से जब मुख्यमंत्री से मिला था तो उसमें कैडर का भी काम और सारे काम कर, कैडर कल बन जाए CHO का, लेकिन कैडर हम 4200 पे नहीं 4800 पे बनवाएंगे। भारत सरकार से निर्देशित होकर आ जाए एक बार। उसके लिए सभी जितने भी MD हैं पूरे देश के, हर स्टेट के, उन MDs की बैठक ले रहे हैं। पूरे भारत सरकार के जो MD हैं वो और चिकित्सा मंत्री बैठक ले रहे हैं। उस पर एक बैठक होगी, उसके बाद वो कैडर का जो है फैसला आएगा। उसमें 4-5 फैसले होने हैं, तो वो एक तरीके से पूरा मेन फैसले होने हैं। जैसे CIB की बैठक होती है, इसी तरह से बैठक होती है इन फैसलों के लिए। तो साथियों जल्द ही कैडर के लिए जो है 4800 ग्रेड पे की आज वहाँ से जो है निर्देशन करवाएंगे सभी राज्यों को दिल्ली से, और बहुत जल्द जो है इसके लिए खुशखबरी आएगी। सभी जिला कलेक्टरों को, CMHO को, BCMO को और SDMO को, हमारे ब्लॉक स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो सभी ज्ञापन देंगे। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जहां भी धरने और प्रदर्शन की जहां भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। हमारा ये 16 तारीख तक का इनका आना है, तो 19 अगर नहीं आता है तो 17 और 18 की जो है छुट्टी है। 19 को हम यहाँ महापड़ाव डालेंगे साथियों, स्वास्थ्य भवन के ऊपर महापड़ाव डालेंगे। जैसे पूरा पहले चौक कर दिया करते थे इसको, वैसे चौक करेंगे। और 19 तारीख को उस बैठेंगे और इस तरह से बैठेंगे कि आने वाले वक्त में पूरी सारे CHO एकजुट भी रहेंगे और यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन अधिकारियों के द्वारा ये काम नहीं कर दिया जाता। और 11 तारीख को हमारे जो फेडरेशन है, CHO फेडरेशन भारत की जो है जिलाध्यक्षों की और प्रदेश पदाधिकारियों की, हमने 11 या 12 को जो है बैठक रखी है। संडे है 11 को, तो सभी आ रहे हैं और बड़ी बैठक रखी है। उस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं। उसी बैठक में हम लोग फैसला लेंगे इस आंदोलन का भी कि भाई किस तरीके से इस आंदोलन को आगे करना पड़े तो करेंगे। अभी हमारा नियम है आवेदन और निवेदन का, तो आवेदन और निवेदन का काम जब ये ज्ञापन हो जाते हैं सभी कलेक्टरों को और CMHO को और BCMO को सबको, और जो दबाव बनाने की स्थितियां हैं वो सारी कर ली हमने क्लियर। उसके बाद काम नहीं होता है तो हम मान लेंगे कि सरकार की ये अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर हम इन अधिकारियों को जो है सबक सिखाने का जो काम है वो करेंगे। और वो इतना ज़बरदस्त होगा कि राजस्थान में भरत बेनीवाल ने पहले भी तांडव किया है और यहाँ 144 की धारा में ताला लगाने वाला इस गेट पे और सचिवालय के गेट के सामने बैठने वाला आज तक कोई इतिहास में शायद कोई पैदा नहीं हुए और हम लोगों ने किए हैं। उसके अलावा उसके बाद ही जितने आंदोलन हुए, हमारे आंदोलन की शुरुआत के बाद ही यहाँ स्वास्थ्य भवन पे आंदोलनों की शुरुआत हुई थी साथियों। तो आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो इसी तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और इसीलिए डंके की चोट पे अधिकारी हमारी मानते हैं, मंत्री भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। तो आप लोगों को भी साथ देना चाहिए जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छा जो है भविष्य निर्माण कर सकें, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।